वंदे मातरम साथियों। आज हम क्या पेपर हल करने जा रहे हैं, कौन सा? डबल AO, जो डबल AO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021 इसका पेपर है। ये साइट पे डाला गया है। जो ये इसके एग्जाम डेट, कब एग्जाम होता है? 28 मई 2022 को ये एग्जाम होता है। और इसका जो पेपर डाला जाता है साइट पे, ये कब डाला जाता है? 31 मई 2022 को डाला जाता है। और इस पेपर को देखने का हमारे उद्देश्य, एक तो आज के ट्रेंड में अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है कि किस तरह के क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पूछे जा रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये राजस्थान में अभी आने वाले दिनों में राजस्थान जीके के इसमें 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं मित्रों। तो इनको हम क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो आप ये देखें कि ये जो हमारा 56 की पहाड़ियां वाला क्वेश्चन आ रहा है, पहला ये क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं। पहला क्या है? 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और कोटा झालावाड़। तो जो 56 की पहाड़ियां हैं साथियों, ये 56 की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? ये सिवाना, बाड़मेर में सिवाना से नाकोड़ा, बाड़मेर है, इन नाकोड़ा के मध्य अवस्थित है। यानी कहां पे है? बाड़मेर जिले में है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हमारा बांसवाड़ा पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा व जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य जो है, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य ये 56 का मैदान है। 56 का क्या है? मैदान है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य किसका मैदान है? 56 का मैदान है। इसे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, जो बहुत अधिक पूछा जाता है। इसलिए क्या है कि 56 नाम आते ही पहले बांसवाड़ा ऑप्शन में रख दिया है, ताकि विद्यार्थी है वो ज्यादा तेजी से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ गलतियां करते हैं, और ये गुंजाइश एग्जामिनर है वो छोड़ देता है कि यहाँ गलती की जा सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करने हैं तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां हो, और हमें चारों ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, उसके बाद ही उत्तर करना चाहिए। ये हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन ही इसको दर्शाता है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। अब ये क्या है? नाली, डेगाना, पचपदरा, बाप। तो घग्गर का मैदान है, ये कहां पे है? घग्गर के मैदान में क्या है? नाली है। यानी डी का क्या है? डी का एक है। तो यहां हम देखेंगे कि डी का एक किसमें है? ऑप्शन वालों में क्या है कि जब ऑप्शन दिए हों, सॉरी सुमेलित करने वाले हों, तो हमें क्या है कि सामने एक बात चीज सीधी हो जाती है कि हम देख सकते हैं कि घग्गर का मैदान नाली में है, यानी डी का एक किसमें है? तो डी का एक इसमें है, तो इसके होने की संभावना है। डी का दो इसमें है, ये नहीं होगा। डी का एक इसमें है, तो इसमें होने की संभावना है। डी का 4 इसमें है, तो ये नहीं होगा। यानी कम से कम एक ऑप्शन को देखते ही हम 50-50 की स्थिति में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? 50-50 की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, जो शेखावाटी प्रदेश है ये डेगाना वाला भाग है। कौन सा भाग? डेगाना, यानी सी का 2। सी का क्या? सी का 2। अब इनमें आप दो में देखो कि यहां सी का 2 आ रहा है, यहां भी सी का 2 हो रहा है, यानी दोनों की संभावना फिर बनी हुई है। दोनों की संभावना फिर बनी हुई है। इसके बाद में लूनी बेसिन और पचपदरा, यानी बी का 3, बी का 3। तो यहां देखो बी का 3 है और यहां बी का 4 है, तो ये बी का 4 तो हो ही नहीं सकता, तो बी का 3। और रेतीला मैदान है वो क्या होगा? बाप। तो ये क्या है कि ए का 4, यानी हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। यानी हमें क्या है कि मिलान करते समय ही आगे बढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव करके ऐसे सुमेलित वाले प्रश्नों को, है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले हमारे 2 क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे कि कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है। नहीं है ध्यान रखना है, दिवेर है, वो दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है, सही है। खमनोर की पहाड़ियों से लूनी नदी है, ये नहीं निकलती। यहां से कौन सी निकलती है, बनास नदी है, ये निकलती है। कौन सी निकलती है, बनास निकलती है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये, बाकी और भी चेक कर लें हम कि बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से खारी नदी निकलती है, बीचामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम नदी निकलती है, तो ये सही है। लूनी नदी है, ये कहां से निकलती है, ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। नाग पहाड़ है अजमेर में, यहां से लूनी नदी निकलती है, तो सुमेलित है वो 2 नंबर नहीं है। इसके बाद में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए AW झालावाड़, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है, और इस AW में इन्होंने क्या दिया है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, ये दिए हैं, यानी ये सही है। CWG में बांसवाड़ा दिया है, बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा AW में है, ये नहीं है। इसके बाद में BSHW अलवर, ये भी नहीं है, क्योंकि अलवर है मुख्यतः CWG का भाग है। किसका भाग है, CWG का। ये कब कर पाएंगे हम, जब देखेंगे। आपको मैं बार बार कहता हूं कि कोपेन का वर्गीकरण जलवायु में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जा रहा है, पेपर में पूछा जाएगा, और ये पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। BWHW ये जैसे ही जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, तो ये सही है। यानी इसमें कौन से सही सुमेलित हैं ये हमें बताने हैं। तो एक तो A सही सुमेलित है, एक D सही सुमेलित है, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ A और D ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, वो ये है कि राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में मिलते हैं। देखिए अपने को यह ध्यान रखना है कि प्रशासनिक आधार पर, किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राजस्थान में, आधार पर क्या है, राजस्थान में जो वन है, ये वन है, ये 3 प्रकार से बांटे गए हैं। 3 प्रकार, कौन से, आरक्षित, जिनको रिजर्व्ड वन कहा जाता है। इंग्लिश वर्जन इनका जरूर आप ध्यान रखेंगे। दूसरे है रक्षित, जिनको प्रोटेक्टेड कहा जाता है, प्रोटेक्टेड है ये इसको कहते हैं। और तीसरे हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वो वन है जिनको क्या कहा जाता है, अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड है, ये इनको कहते हैं। तो ये क्या है कि अपने को ध्यान रखना है कि आरक्षित वन है, ये उदयपुर जिले में सर्वाधिक मिलते हैं। रक्षित वन है, 12 जिले में सर्वाधिक मिलते हैं। और अवर्गीकृत वन है, ये बीकानेर में सर्वाधिक मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे अपने 3 जिले। और यहाँ के आरक्षित वन पूछा है सर्वाधिक कहाँ, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ये गौर करेंगे अपने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए एक तो जैसे ही जलवायु प्रदेशों में कोपेन का पूछा जाना है, आप कोपेन को पढ़ के जाएं, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जहां राजस्थान की ज्योग्राफी है, जलवायु आपके सिलेबस में। दूसरा, जहां भी खनिज होंगे ना, मैं अक्सर बार बार कहता हूं अपनी क्लासेज में कि आप खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र को अच्छी तरह से ध्यान लेके जाइए, क्योंकि खनिज और जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहां आप देखिए कि टंगस्टन कहां मिलता है, डेगाना भाकरी में, यानी डी का क्या है, डी का 1 है, डी का क्या है, डी का 1 है। तो यहां आप सीधा देखेंगे डी का कि टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कौन सी है, डेगाना भाकरी है। तो आपको कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कहीं सोचने की,
कि यहाँ 4 नंबर है, ये नहीं होगा, 3 नंबर है, नहीं होगा, 4 नंबर है, नहीं होगा, या 1 है तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या कि सीधा सा आप उत्तर जान सकते हैं कुछ स्थितियों में, ये सुमेलित वाले बहुत अच्छे रहते हैं। अब इसके बाद में आप देखो कि जो सीसा जस्ता है, ये सीसा जस्ता कहाँ निकलता है? क्या सीसा सॉरी सीसा जस्ता है, ये सीसा जस्ता कहाँ निकलता है? सीसा जस्ता है ये चौथ का बरबड़ा कहाँ पे है? चौथ का बरबड़ा है ये अपना उदयपुर में है, और सॉरी चौथ का बरबड़ा है ये सवाई माधोपुर में है, और यहां से ये निकाला जाता है। तांबा है, तांबा कहां से निकाला जाता है? खू दरीबा से निकाला जाता है, यानी बी का 3। और जो लोहेस्क है, ये लोहेस्क डाबला सिंगाना क्षेत्र से निकाला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा मिलान हो गया। बाकी सभी देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर वो हमें पता था। टंगस्टन का हम सभी को पता होता है कि रेवत की पहाड़ी पर जो क्या कि रेवत की पहाड़ी पर जो टंगस्टन की खान है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है डेगाना में। इसके अलावा बालदा क्षेत्र से निकाला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संख्या, संख्या आना चाहिए, जनसंख्या तो आदमियों की संख्या होगी, संख्या सबसे अधिक है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की और ऊंट की। तो क्या है कि बकरी है, इसकी सर्वाधिक संख्या है 2019 में भी, और 2021 की भी हमारी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। 13 जनवरी 2021 को हमारी लेटेस्ट वन रिपोर्ट जारी हो चुकी है। आने वाले समय में इससे आंकड़े पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इस लेटेस्ट वन रिपोर्ट के अनुसार भी बकरी हमारे सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है। इसके बाद में केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में? देखिए, अपने अक्सर बात करते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य एक कुछ एक महत्वपूर्ण, जैसे 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 बाघ परियोजनाएं, वो हमारी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान और जो ताल छापर है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हैं उनके एक एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। बाकी मुख्यतः कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, ये कथन पूछा जाता है, ट्रेंड रहता है। ऐसे ही केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है, और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर में है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है, ये वर्ष 2010 में बनाई है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में। राजस्थान की वन नीति है, ये भी 2010 में है। 18 फरवरी 2010 को यहाँ राजस्थान की वन नीति है, ये वन नीति जारी होती है। तो पर्यावरण नीति 2010, वन नीति है, ये भी 18 फरवरी 2010 को क्या होती है? 10 को जारी होती हैं। ये अपने ध्यान रख लेंगे, इस पे हम गौर करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक प्रभावित हुई? अब देखिए, वैसे तो हमारा सबसे प्रसिद्ध काल है वो छप्पनिया काल है, ये त्रिकाल था, यानी जल, चारा, भोजन सबकी कमी थी। छप्पनिया अकाल जो विक्रमी संवत 1956 में पड़ता है और ईस्वी सन 1899 था, तो ये सबसे खतरनाक था। पर यहाँ जो दिए गए हैं कि 2009-10, 2004-5, 2013-14 और 2091-92, ये देखिए जहाँ सूखा, मरुस्थल, अकाल वाला टॉपिक जिनमें दिया होता है ना, उनमें हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती है। और 2009-10 है, इसमें क्या है कि हमारे 27 जिले, कितने में से? हमारे 33 में से 27 जिले हैं, ये प्रभावित हुए थे। 33 में से 27 जिले हमारे प्रभावित कब रहे हैं? 2009-10 में रहे हैं, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ प्रभावित होती है। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, जहां के सूखा, अकाल, मरुस्थल वाली चीजें होती है, वहां मरु विकास कार्यक्रम है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसको अपने ये ध्यान रखेंगे। मरु विकास कार्यक्रम है, ये 1977-78 में प्रारंभ होता है। पहले केंद्र सरकार
के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित था, पूर्णतः वित्त पोषित। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा था पोषित। और 1 अप्रैल जो 1999 है, 1 अप्रैल 1999 से ये क्या है कि केंद्र व राज्य द्वारा वित्त पोषण है, ये अनुपात राज्य से भी 25% लिया जाने लगा, यानी 75-25 का अनुपात हो गया है। ये राजस्थान के क्या है, राजस्थान के 16 जिलों के 85 उपखंडों में संचालित है। कितने? 16 जिलों के 185 जो उपखंड है इनमें संचालित है मरु विकास कार्यक्रम। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? कौन सी? निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? जाखम, जाखम परियोजना राजस्थान की है, केवल क्या है? राजस्थान की है। तो ये नहीं है, ये बताना है, बिल्कुल ये नहीं है, अंतर्राज्यीय नहीं है, ये दूसरे राज्यों की नहीं है। भाखड़ा नांगल ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल की है। तो ये अंतर्राज्यीय है। क्या है? अंतर्राज्यीय है। तो यहाँ क्या कि क्रॉस लगेगा, इसके हिसाब से नहीं है, वो देखना है। तो नहीं, ये है, ये है। ज्वाई परियोजना ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय नहीं है, तो नहीं वाली है। व्यास परियोजना ये भी क्या है कि हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान की परियोजना है, तो ये नहीं है। यानी अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है वो बतानी है। तो जाखम नहीं है और जुवाई नहीं है, इनमें से ए और सी। याद देखें कि ए और सी किस में है? 4 नंबर में। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अब देखिए, राजस्थान का वह जिला बताना है जहां हमारा दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 11 के बीच में, वो सबसे ज्यादा रही है। तो जैसलमेर इसका सेकंड स्थान था, बाड़मेर ये था फर्स्ट स्थान पे, और इसमें दशकीय वृद्धि दर है ये 32.5% रही है। कितनी रही है? 32.5% है, ये दशकीय वृद्धि दर है, ये यहाँ की रहती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, सीधा यहाँ देख लीजिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सुमेलित करते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या है कि प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस है। यहाँ बड़ा बाग, भेरूखेड़ा, रामगढ़, रावतभाटा। तो प्राकृतिक गैस है, ये कहां पे है? रामगढ़ में। कहां पे है? रामगढ़ में। तो यहां देखें कि ए का कौन सा? 3, ए का 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है, तो ये हो जाएगा। सीधा सा उत्तर मिल रहा है। फिर भी एक बार आप चेक और कीजिएगा। जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा अपने कहा है? परमाणु ऊर्जा है अपने रावतभाटा में। तो क्या है? डी का 4, डी का क्या है? इसमें डी का 4 है। तो यहाँ क्या कि ये उत्तर अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर अपने आप हो जाएगा, तो इसमें बी का 2 होगा। यानी पवन ऊर्जा है ये भेरूखेड़ा से संबंधित है, और सौर ऊर्जा बड़ा बाग जैसलमेर से संबंधित है। तो ये क्या कि मिलान इस तरह से हो जाते हैं। अगर हमें मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो बड़े इजी रहते हैं, थोड़ा सा हमें सिस्टम से उसको फॉलो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा युगम गलत है? गलत युगम बताना है हमें। उदयपुर गोतमेश्वर, यही गलत है, क्योंकि गोतमेश्वर उदयपुर में नहीं, कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। गोतमेश्वर कहां है? प्रतापगढ़ में है। तो ये गलत है। बाकी चेक करें कि जैसलमेर जीवाश्म पार्क, हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवाश्म पार्क है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, हनुमानगढ़, बुड़ोपल, बुड़ोपल हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। अलवर हरसोरा, अलवर में हरसोरा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या कि ये हमें थोड़े से हम अपडेट रहे, थोड़ा सा हमें पता हो, क्योंकि ये कला संस्कृति से क्वेश्चन आ गया, ये ज्योग्राफी से आ गया, ये झील ज्योग्राफी से संबंधित है बुड़ोपल वाला।
हरसुरा है, ये भी कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें फायदा होता है। अब देखिए बागोर के कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाणों उपकरण मिले हैं, बिल्कुल यहाँ क्या है कि मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खनन करता थे, बिल्कुल सही है, वीरेंद्र नाथ मिश्र है, ये 1967 में एलएस लेस्नी के साथ मिलकर क्या करते हैं, बागोर में उत्खनन करवाते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि ए और बी इसमें दोनों सही है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। कौन सी जनजाति है जिसके क्या है कि राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योधीय, अर्जुनयन, मालव और राज्य ने। देखिए ये ध्यान रखना है, सिक्के तो सभी के मिलते हैं पर सर्वाधिक किसके मिलते हैं ये हमें बताना है। सिक्के सभी के मिलते हैं पर सर्वाधिक किसके मिलते हैं ये बताना है। तो ये योधे और ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में क्या कर रही थी, ये यहाँ पे अपना शासन कर रही थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि काकिल देव किस वंश से संबंधित है। अब देखिए काकिल देव है, ये आमेर को राजधानी बनाते हैं, कछवा वंश है, इसकी स्थापना कौन करते हैं, दुल्हे राय करते हैं, और दुल्हे राय ने इसकी राजधानी दौसा को बनाई थी। और काकिल देव है, ये क्या करते हैं, ये 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाते हैं। तो ये किससे संबंधित है, कछवा वंश से संबंधित है। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराजा तख्त सिंह। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि मुगल मेवाड़ संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। इस समय मेवाड़ का शासक अमर सिंह है और अमर सिंह की तरफ से उसका बेटा करण सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर और उसकी तरफ से उसका बेटा खुरम संधि करते हैं। संधि में बहुत सी बातें होती हैं और उन्हीं बातों में से एक बात ये होती है कि आप भविष्य में मेवाड़ के साथ संधि होती है, उसमें कहा जाता है कि मेवाड़ के शासक भविष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मुरम्मत नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि वो मरम्मत करवा के उसको मजबूत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जब कभी भी उस संधि का उल्लंघन करेंगे, उन पे आक्रमण करना होगा, तो वो क्या है कि मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसलिए संधि में ये लिख लिया गया कि मरम्मत नहीं करवाएंगे और सभी राजा मानते हैं। अमर सिंह के बाद में करण सिंह थे, करण सिंह भी मान गए, पर करण सिंह के बाद में जगत सिंह बनते हैं और जगत सिंह है 1652 में यहाँ क्या करवाते हैं, इसमें इसकी मरम्मत कराना शुरू कर देते हैं, यानी उस का उल्लंघन प्रारंभ कर देते हैं। किसका उल्लंघन प्रारंभ करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उल्लंघन प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ के नवंबर 2000, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम पढ़ रहे हैं, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित और अचलेश्वर प्रसाद। अक्सर क्या कि जब भी हम क्या प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, चुनाव पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जोधपुर के नगर पालिका चुनाव में पहले नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं वो जयनारायण व्यास बनते हैं। पर यहाँ अपने को मेन चीज कौन सी ध्यान में रखनी है, मेन साथियों ये ध्यान में रखनी है कि जयनारायण व्यास पहले बनते हैं, पर कब बनते हैं? 1941 में जब चुनाव होते हैं तब कौन बनते हैं? जयनारायण व्यास, और ये जोधपुर के पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे। पर यहाँ 1944 की बात नहीं, 41 की नहीं हो रही, 1944। और 1944 में कौन बनते हैं? द्वारका दास पुरोहित हैं, ये बनते हैं। तो यहाँ द्वारका दास पुरोहित हमारा उत्तर रहेगा, इसको ध्यान रखना है। ज्यादातर साथी क्या है कि इसका ए करके आए हैं और ए इसलिए दिया है क्योंकि ये पढ़ते हैं, हर जगह मिलता है, ये कहीं कहीं मिलता है, तो इस पे गौर करना होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अब मिसप्रिंट होते हैं बहुत से, इनमें से एक ये है
कि स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा, अब देखिए ये कोई हितकारिणी नहीं है, ये है सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी है? सर्वहितकारिणी सभा। और ये जो सर्वहितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास के साथ में कन्हैयालाल ढूंढ भी थे। इनके सहयोगी कौन थे? इनके साथ कन्हैयालाल ढूंढ इनके सहयोगी थे। और इन्होंने बाद में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला इस संस्था ने चलाई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कन्हैयालाल ढूंढ भी यहाँ इनके सहयोगी हैं और ये मिलकर कहाँ करते हैं? चूरू में इसकी स्थापना करते हैं। और बीकानेर में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला है, ये चलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में साथ में एक और ध्यान रखना है कि सर्वहितकारिणी वाचनालय भी है हमारे यहाँ। क्या है? सर्वहितकारिणी वाचनालय। और ये जो सर्वहितकारिणी वाचनालय है, ये सर्वहितकारिणी वाचनालय 1915 में स्थापित होता है। कहां पे? ये 1915 में जैसलमेर में स्थापित होता है। और जैसलमेर में किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो ये शिव शंकर गोपा है, ये सागरमल गोपा के भाई थे। इन्होंने सर्वहितकारिणी वाचनालय है ये स्थापित किया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? आगे कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ है ये राजस्थान में विलय किया गया? अब मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण राव समिति है, इसकी सिफारिश पर 5 विभागों की स्थापना होती है 5 प्रमुख शहरों में। और राजधानी है ये किसको बनाई जाती है? राजधानी जयपुर को बनाई जाती है। फजल अली है, इसको पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। और जो एसके दर समिति है ये भारत के पुनर्गठन से संबंधित है, हमारे नहीं है। तो यहाँ शंकरदेव राव समिति है जो 3 सदस्यीय थी। और इस समिति ने सुझाव दिया था कि मत्स्य संघ को किस में मिला लिया जाए? राजस्थान में मिला लिया जाना चाहिए, क्योंकि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसमें अलवर और करौली राजस्थान में मिलना चाहते थे, जबकि भरतपुर और धौलपुर है ये यूपी में मिलना चाहते थे। इसलिए क्या है कि इस समिति को गठित किया गया और इस समिति ने सुझाव दिया कि मत्स्य संघ में मिला दिया जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? अहीर, बंजारा, सिरवी, दिवासी। यहाँ मित्रों अपने को यह ध्यान रखना है कि आई माता है, हम पढ़ते हैं आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को बडेर कहा जाता है। और आई माता है ये कुलदेवी है। ये कुलदेवी किसकी है? ये कुलदेवी है सिरवी जनजाति की। तो यहाँ क्या है कि सिरवी जो जनजाति है इसकी कुलदेवी आई माता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? सिरवी होगा। ये ध्यान रखना है कि आई माता के दीपक से हमेशा केसर टपकती है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। और आई माता के बारे में ये प्रचलन में है कि इन्होंने क्या किया था, ये भक्तों के सामने ही प्रकट हुई थी और भक्तों के सामने ही अदृश्य हुई थी। इनका कोई न तो जन्म हुआ और न मृत्यु हुई। इनके बारे में ये किंवदंती प्रचलित है। और इनके थान है वो बडेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंदिर तो क्या कहलाते हैं? मंदिर तो बडेर कहलाते हैं। और थान है वो दरगाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थान दरगाह कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए 3 बार, जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर। अब मित्रों यहां अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री तो जयनारायण व्यास भी बने, पर जयनारायण व्यास हमारा यहाँ उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि जयनारायण व्यास 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बने, 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। ये क्या है कि 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? जयनारायण व्यास। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहे। शिवचरण माथुर 2 बार रहे। भैरव सिंह शेखावत है
ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे पहले 1977 में राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भैरव सिंह शेखावत। दूसरी बार 1990 में, जिनको 1992 में बर्खास्त कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद के बाद में, और तीसरी बार 1993 में। यानी ये 3 बार हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत के उपराष्ट्रपति बने वो भैरव सिंह शेखावत है। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं पर हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। अब देखिए यहाँ क्या है कि कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप एक आधा नाम भी जानते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं। जैसे क्या है कि साहिबराम है। जयपुर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी आदम कद चित्र, यानी बड़े बड़े चित्र। आदम कद चित्र जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता थी। और पहला आदम कद चित्र है, ये पहला आदम कद चित्र किसने बनाया था? साहिबराम ने बनाया था। और ये पहला आदम कद चित्र साहिबराम ने किसका बनाया? तो ये जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह का बनाया। और अपने को जैसे पता रहता है कि ईश्वरी सिंह जयपुर के एकमात्र शासक थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। क्या की थी? आत्महत्या की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? राधा कृष्ण, भाव भट्ट, पुंडरीक और कृष्णानंद व्यास। ये रचना किसकी है? कृष्णानंद व्यास की है। तो इसके उत्तर क्या होंगे? कृष्णानंद व्यास होंगे। और राग कल्पद्रुम के बारे में प्रचलित है साथियों कि इतना बड़ा ग्रंथ न तो अब तक किसी के द्वारा रचित किया गया होगा और हो सकता है कि रचित ना भी किया जाए, क्योंकि इसका आकार यानी पृष्ठों की संख्या बहुत अधिक है। तो इतना बड़ा ग्रंथ आज तक किसी ने रचित नहीं किया होगा। ये प्रचलन है, ये राग कल्पद्रुम के बारे में प्रचलन है जो कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं तो क्या कि नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में? अब ये तारागढ़ किले अजमेर में। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ये क्या है कि ये तारागढ़ दुर्ग के जलाशय या कहते छोटी तालाब है जिनमें क्या किया गया है? जल का निर्माण किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की नागा शाखा किनके द्वारा स्थापित की गई? अब देखिए गरीबदास, कौन सी दास? गरीबदास, मिस्किन दास, ये दोनों क्या है? दादू के पुत्र थे। दोनों दादू के पुत्र है। बनवारी दास है, ये उत्तरादे इनकी एक क्या थी? उत्तरादे, अथवा इन उत्तरादों को स्थानधारी भी कहते थे। स्थानधारी ये एक शाखा थी, उसके क्या थे? ये प्रमुख संत थे, संस्थापक थे। सुंदरदास ये दोसा के थे, सबसे अधिक सुंदर थे इसलिए सुंदर कहा जाता है। सबसे अधिक पढ़े लिखे संत हैं। और अब तक सबसे अधिक ग्रंथों की रचना करने वाले संत कौन से हैं? सुंदरदास हैं। ये अपने को ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये हमारे क्या कि 30 क्वेश्चन ही इसमें है। उसके बाद में ये इसमें क्या आ जाता है? इसमें जो एग्रीकल्चर से संबंधित है क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? कोलूमंड में। कोलूमंड में किसका मंदिर है? पाबूजी का मंदिर है। कोलूमंड में किसका मंदिर है? पाबूजी का मंदिर है। इसके बाद में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। मधुबती है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी है। ये राजस्थान साहित्य अकादमी क्या करती है? राजस्थान साहित्य अकादमी प्रकाशित करती है। और राजस्थान साहित्य कला संस्कृति अकादमी बीकानेर है, ये जागती ज्योत प्रकाशित करती है। ये थे साथियों 30 क्वेश्चन जो किसमें पूछे गए हैं? डबल AO की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्या पूछे गए हैं? डबल OA की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। आज इतना ही करेंगे साथियों, आने वाले टाइम में और क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।